हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज जिस समाजशास्त्री के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो इतना ज़्यादा उन्होंने समाजशास्त्र में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। समाजशास्त्र में जो लखनऊ विश्वविद्यालय है वहाँ पर समाजशास्त्र को स्थापित करने में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनका नाम है राधा कमल मुखर्जी, जो कि एलयू में समाजशास्त्र के अग्रणी संस्थापकों में से रहे हैं। देख लेते हैं उनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ, उसके बाद हम जानेंगे इनके सिद्धांतों के बारे में, क्या क्या थियरीज इन्होंने समाजशास्त्र में दी हैं। तो इनकी पहली बुक है द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़। नेक्स्ट है द कल्चर एंड आर्ट ऑफ इंडिया। थर्ड है लैंड प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। फोर्थ है द डायमेंशन ऑफ वैल्यूज़, ए यूनिफाइड थियरी। फिफ्थ है सोशल इकोलॉजी। सिक्स है द डायनेमिक्स ऑफ मॉरल्स। सेवेंथ बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ कंपैरेटिव इकोनॉमिक्स। एंड नेक्स्ट बुक है द चेंजिंग फेस ऑफ बंगाल, ए स्टडी इन रिवरिंग इकोनॉमी। नेक्स्ट बुक है द फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। एंड नेक्स्ट है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड बॉर्डरलैंड ऑफ इकोनॉमिक्स। ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, जिसमें से जो ये दो बुक्स हैं, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़ एंड द डायमेंशन ऑफ वैल्यूज़, ये दोनों बुक्स काफ़ी पूछी जाती हैं, तो इन दोनों को आप बिल्कुल ध्यान से याद कर लीजिएगा। बाकी बुक्स भी इम्पॉर्टेंट हैं, तो और बाकी बहुत सारी कृतियाँ हैं, लेकिन ये इनकी मेन कृतियाँ हैं जो कि मैंने यहाँ पे बताई। अब देखते हैं इनका थोड़ा सा थियरीज के बारे में, इन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई हैं। तो इनको मूल्यों के समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। ठीक है, मूल्यों का समाजशास्त्र की अवधारणा इन्होंने दी थी। इनका मानना था कि जो सामाजिक मूल्य होते हैं ये सामाजिक संगठन का आधार होते हैं। मतलब मूल्यों से ही सामाजिक संगठन बनता है और उसी के आधार पर संगठन चलता है। तो ये सामाजिक संगठन के आधार होते हैं। मूल्य व्यक्ति और समाज को परस्पर जोड़ कर रखते हैं। हमारे वैल्यूज़ ही बताते हैं कि हमें किस तरीके से समाज में बिहेवियर करना है, किस तरीके से लोगों के साथ में रहना है, किस तरीके से हमें चीज़ें करनी है। तो जो हमारे वैल्यूज़ हैं ये हमें समाज से कनेक्टेड करते हैं और समाज ही हमें मूल्यों को सिखाता है और व्यक्ति मूल्यों का निर्माण करता है। ठीक, तो मूल्य व्यक्ति और समाज को परस्पर जोड़ कर रखते हैं। मुखर्जी ने बताया कि जो व्यक्ति है ये मूल्यों का सृजन भी कर सकता है और उन्हें पूर्ण भी करता है। मतलब मूल्य बनाता कौन है? हम ही तो बनाते हैं। हमने कहा कि सच बोलना एक अच्छी बात है, तो ये एक तरीके का वैल्यू है। तो ये क्या है? ये किसने निर्माण किया? किसी व्यक्ति ने ही किया होगा ना। तो व्यक्ति मूल्यों का सृजन भी करता है और व्यक्ति ही उनको पूरा करता है कि हम सच बोल रहे हैं, हम ही निभाएंगे ना। तो बनाने वाला भी व्यक्ति है और उनको निभाने वाला भी व्यक्ति है। व्यक्ति मूल्यों का सृजन भी करता है और उनको निभाता भी है। व्यक्ति मूल्यों का उद्गम स्रोत और मूल्य निर्णायक दोनों होता है। ठीक है, मतलब उद्गम स्रोत माने जहाँ से निकलते हैं मूल्य, और मूल्य निर्णायक की किस तरीके के होंगे, ये पैमाना कौन निर्धारित करता है, कोई चीज़ सही है या गलत है, ये भी व्यक्ति ही निर्धारित करता है। ठीक है, तो बनाने वाला भी व्यक्ति है, उसको निभाने वाला भी व्यक्ति है और सही गलत का फैसला करने वाला भी व्यक्ति ही होता है। तो मूल्य निर्णायक भी व्यक्ति ही होता है अकॉर्डिंग टू राधा कमल मुखर्जी। मूल्य होते क्या हैं? तो मूल्य के लिए इन्होंने डेफिनेशन दी है, मूल्य समाज द्वारा स्वीकृति प्राप्त आकांक्षाएं और लक्ष्य हैं। ठीक, ये पूछ सकता है, इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा। मूल्य समाज द्वारा स्वीकृति प्राप्त आकांक्षाएं और लक्ष्य हैं। किसने कहा है? राधा कमल मुखर्जी ने कहा है कि ऐसे लक्ष्य, ऐसे गोल्स या फिर हमारी ऐसी इच्छाएं जिनको समाज स्वीकृति दे दे, वही हैं हमारे मूल्य। ये मानव समूहों और व्यक्तियों द्वारा प्राकृतिक सामाजिक सामंजस्य बनाने के माध्यम या उपकरण है। ठीक है, ये भी नेक्स्ट लाइन उसमें ऐड है कि मूल्यों को इन्होंने क्या माना कि मनुष्य के समूह और व्यक्ति, इनके द्वारा जब वो प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण में सामंजस्य बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो कैसे बनाते हैं? मूल्यों के द्वारा ही सामंजस्य बिठा पाते हैं प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के बीच में। ठीक, अब मूल्य के प्रकार कितने बताए? तो इन्होंने मूल्यों के 2 प्रकार बताए। ठीक है, कौन कौन से? एक बताया इन्होंने साधन मूल्य, दूसरा बताया साध्य मूल्य। साधन मूल्य क्या होता है? साधन मूल्य वे मूल्य होते हैं जो हम अपने लक्ष्य तक
पहुंचने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, हमारा लक्ष्य कुछ है और वहां तक पहुंचने के लिए हम जो चीज़ का साधन के तौर पर यूज करते हैं वो साधन मूल्य माने जाते हैं। इसमें कोई भी भौतिकतावादी वैल्यूज आ सकती हैं जो कि साधन मूल्य के तौर पर आती हैं। साध्य मूल्य क्या है? साध्य मूल्य हमारा उद्देश्य होता है कि हमने उद्देश्य क्या लिया है, उस उद्देश्य को ही बोलते हैं साध्य मूल्य। ठीक, दो एक है साधन, एक है साध्य। तो साध्य हमने ले लिया, सपोज दैट मोक्ष। अब इसको पहुंचने के लिए हम जो जिन मूल्यों का प्रयोग करेंगे वो कहलाएंगे साधन मूल्य। अब साध्य हमने ले लिया कि हमें सत्य बोलना है, तो सत्य बोलने के लिए हम किन किन चीज़ों का सहारा लेते हैं, किस तरीके से खुद को मोटिवेट रखते हैं, किस तरीके से खुद को प्रेरित करते हैं, या क्या क्या चीज़ें प्रयोग करते हैं, उस तरीके के जो भी भौतिक मूल्य होते हैं भौतिकतावादी, वो सभी कहलाते हैं साधन मूल्य में। ठीक है, तो साधन मूल्य भौतिकतावादी मूल्य होते हैं और साध्य मूल्य जो कि हमारे मुख्य उद्देश्य तक पहुंचने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो चीज़ें हम सांसारिक सुख को पाने के लिए या सांसारिक चीज़ों को पाने के लिए करते हैं वो साधन में आ जाती है, साधन मूल्य में, और जो चीज़ हम अंतिम उद्देश्य को पाने के लिए करते हैं वो साध्य मूल्य में आ जाती है। व्यक्ति का अंतिम उद्देश्य होता है मोक्ष, और साधन मूल्य में क्या आ जाएंगी, उसकी जो आवश्यकताएं हैं, उसकी जो भौतिकतावादी सुख सुविधाएं हैं, उनको प्रयोग करने के लिए जो भी वैल्यूज आएंगी वो साधन मूल्य में आ जाएंगी। ठीक, तो ये क्लियर हो गया आपका। राधा कमल मुखर्जी चाहते थे कि एक महाविज्ञान बनाया जाए। महाविज्ञान कैसा होना चाहिए? समाज का महाविज्ञान होना चाहिए, मतलब जो कि समाज के जितने पहलू हैं, जितने भी भाग हैं, उन सभी भागों को समाहित करते हुए, उन सभी पहलुओं को अपने अंदर समेटे हुए समग्र रूप में कार्य कर सके। ठीक है, एक ऐसा महाविज्ञान होना चाहिए जो कि समाज के सभी पहलुओं को अपने अंदर समेट ले, उसको समग्र रूप से उसको परिभाषित करता हो। एक ऐसा महाविज्ञान, समाज का महाविज्ञान। ठीक, ये पूछ सकता है समाज का महाविज्ञान कौन बनाना चाहता था, तो वो राधा कमल मुखर्जी थे। इन्होंने कहा कि ये विज्ञान कैसे बनेगा, तो इन्होंने बताया कि ये जो विज्ञान है इसमें मानवीय परिस्थिति शास्त्र होगा, समाजशास्त्र के सिद्धांत होंगे, मूल्यों और प्रतीकों से संबंधित सिद्धांत होंगे, और इन सभी को सम्मिलित करते हुए एक विश्वव्यापी दृष्टिकोण होगा, जिसमें क्या होगा, विश्व समुदाय की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, एक दृष्टिकोण उन्होंने बताया परिस्थिति शास्त्र, मतलब हम पर्यावरणीय दृष्टिकोण से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, मतलब पर्यावरण और मानव समाज का संबंध। ठीक, यहाँ पे वो चीज़ आ जाएगी। समाजशास्त्र के सिद्धांत में क्या आएगा, जो समाज के समूह हैं, व्यक्ति हैं, किस तरीके से वो कार्य करते हैं, ये सब कुछ इसमें आ जाएगा। और फिर क्या होगा, मूल्य, समाज के मूल्य, कि समाज के क्या मूल्य हैं, उनको भी समझते हुए प्रतीकों के माध्यम से हम फिर क्या करेंगे, एक समाज का महाविज्ञान बनाएंगे। और ये महाविज्ञान क्या करेगा, विश्वव्यापी दृष्टिकोण अपनाएगा। ठीक है, क्या करेगा, विश्वव्यापी दृष्टिकोण, मतलब संपूर्ण विश्व को समाहित करते हुए, संपूर्ण विश्व को संकलित रूप से देखते हुए एक जो विश्व समुदाय कहलाएगा, मतलब पूरे वर्ल्ड की जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान करने की कोशिश की जाएगी इस महाविज्ञान के माध्यम से। भी वर्ल्ड में क्या समस्याएं हैं, देखिए एक तो आ रहा है आपका पॉल्यूशन वाला इशू, तो वो कैसे हल हो जाएगा, मानवीय परिस्थिति शास्त्र को जो हम समाहित कर रहे हैं वैसे हल हो जाएगा। सामाजिक जो समस्याएं आ रही हैं पूरे विश्व के समक्ष, वो समाजशास्त्र के द्वारा आ जाएंगी, उनको हल कर लेंगे हम। जो विविध समुदायों के बीच में जो संघर्ष हो रहे हैं वो हम मूल्यों और प्रतीकों के माध्यम से हल कर लेंगे। तो इस तरीके से एक महाविज्ञान बनेगा जो कि संपूर्ण विश्व समुदाय की समस्याओं के समाधान करने का प्रयास करेगा। ठीक, इसी महाविज्ञान में एक होगा समाज का सामान्य सिद्धांत। ये पूछा जा सकता है कि समाज के सामान्य सिद्धांत के निर्माण की बात कौन करता है, तो वो करते हैं राधा कमल मुखर्जी। समाज का एक सामान्य सिद्धांत होना चाहिए। अच्छा, वैसे कौन करता है, पार्सन्स भी चाहते थे ये चीज़। ठीक है, याद रखना ये चीज़। तो यहाँ इंडिया में कौन चाहता था, समाज के सामान्य सिद्धांत के निर्माण का समर्थन करते थे राधा कमल मुखर्जी। कहते थे कि समाज
संरचनाओं और प्रकारों का वो योग है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने पर्यावरण के 3 आयामों या स्तरों, 3 आयाम कौन से बताए? परिस्थिति शास्त्र, मनोसामाजिक तथा लक्ष्यपूर्ण नैतिक के साथ अपना अनुकूलन करता है और अपनी जीविका, परिस्थिति तथा मूल्य पूर्ति संबंधी अपनी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक है, देखो समाज को इन्होंने सामान्य सिद्धांत दिया ना, तो उसमें क्या क्या चीजें इन्होंने शामिल करी? एक तो पर्यावरण के 3 आयाम, यानी कि हम पारिस्थितिकी को शामिल कर रहे हैं, फिर हम सामाजिक पर्यावरण को शामिल कर रहे हैं, उसके बाद जो नैतिकतावादी चीजें हैं हम उनको भी शामिल कर रहे हैं, और उसके साथ में क्या कर रहे हैं? जो मनुष्य की जीविकोपार्जन वाली आवश्यकताएं हैं, यानी कि अर्थशास्त्र, उसको भी शामिल कर रहे हैं। परिस्थिति और मूल्य पूर्ति संबंधी जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं उनको भी शामिल कर रहे हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें से बनेगा समाज का एक सामान्य सिद्धांत। अब ये जो यहाँ पे इन्होंने डेफिनेशन दी है, इसको एक तरीके से आप कह सकते हो कि समाज को इन्होंने परिभाषित किया है। तो कभी भी पूछे कि राधा कमल मुखर्जी के अनुसार समाज क्या है, तो ये वाली डेफिनेशन आप यूज कर सकते हैं कि राधा कमल मुखर्जी ने समाज को संरचनाओं और प्रकारों का योग माना है, और इसके माध्यम से इन्होंने बताया कि मनुष्य अपने पर्यावरण के 3 आयामों में अपनी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और 3 आयाम इन्होंने बताए थे परिस्थिति शास्त्र, मनोसामाजिक और लक्ष्यपूर्ण नैतिक के साथ। ठीक, ये चीजें इन्होंने बताई समाज की डेफिनेशन में, और समाज के सामान्य सिद्धांत निर्माण में भी इन्हीं 3 पक्षों को रखने की इन्होंने बात करी। अब इन्होंने बताया समाज की दूसरी डेफिनेशन एक और दी है कि परिस्थिति विज्ञान की दृष्टि से जो समाज है वो क्या है। तो परिस्थिति विज्ञान यानी हम अगर पारिस्थितिकीय शास्त्र की दृष्टि से देखेंगे तो समाज एक प्रदेश है, अर्थशास्त्र की दृष्टि से देखेंगे तो समाज एक वर्ग है, समाजशास्त्रीय दृष्टि से देखेंगे तो समाज एक संस्था है, और नैतिक दृष्टि से यदि हम देखेंगे तो समाज आदर्श मूल्यों, चरित्र निर्माण एवं अनुरक्षण के लिए सहभागिता एवं समानता है। समाज के सामान्य सिद्धांत में इन सभी पहलुओं को सम्मिलित किया जाता है। ठीक, वही 3 पहलू, एक कौन सा रखा इन्होंने? समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण, एक वही अर्थशास्त्र वाला, एक परिस्थिति शास्त्र वाला, एक नैतिक दृष्टि से इन्होंने रख लिया, और इसमें क्या कर दिया? समाज का सामान्य सिद्धांत बना दिया। इन सभी पक्षों को सम्मिलित करते हुए, जो अभी ऊपर की परिभाषा में मैंने समझाया, इन सभी पक्षों को सम्मिलित करते हुए समाज का सामान्य सिद्धांत बनाया जाना चाहिए। मतलब जिसमें समाज से जुड़े हुए जितने भी पक्ष हैं, समाज के कितने पक्ष हैं? आर्थिक पक्ष हो गया, सामाजिक पक्ष हो गया, एक मानवीय पक्ष हो गया, एक पारिस्थितिकीय पक्ष हो गया। तो इन सभी को सम्मिलित करते हुए एक सामान्य सिद्धांत बनाने की बात करी। वही जो पहली वाली डेफिनेशन में समझाया, वही दूसरी वाली डेफिनेशन में भी इन्होंने वही चीज बात करी है। इन्होंने सामाजिक पारिस्थितिकीय विज्ञान की स्थापना का समर्थन किया कि एक ऐसा विज्ञान होना चाहिए जिसमें सामाजिक और पारिस्थितिकी दोनों को सम्मिलित रूप से जिसका अध्ययन किया जा सके, यानी सोशल प्लस इकोलॉजी, पर्यावरण का भी अध्ययन कर रहे हैं प्लस सामाजिक पर्यावरण का भी अध्ययन कर रहे हैं। तो सोशल और इकोलॉजिकल, तो सोशल इकोलॉजी, इसकी बात किसने करी है? राधा कमल मुखर्जी ने। ठीक है, इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट वन लाइनर है जो कि पूछा जा सकता है एग्जाम में, बहुआयामी पद्धति, इसका प्रयोग किसने किया था? तो बहुआयामी पद्धति का प्रयोग किया था राधा कमल मुखर्जी ने। ये क्या होती है? तो इसमें इन्होंने कहा कि सामाजिक विज्ञान, दार्शनिक और प्राकृतिक विज्ञान, इन तीनों को सम्मिलित रूप से के प्रयोग द्वारा सामाजिक घटनाओं का अध्ययन, मतलब सामाजिक घटनाओं को हम कैसे समझेंगे? 3 विधाओं का प्रयोग करके, एक तो हम सामाजिक दृष्टिकोण से, दार्शनिक दृष्टिकोण से और प्राकृतिक विज्ञान के दृष्टिकोण से। इसी को कहा बहुआयामी पद्धति। ग्रामीण संप्रदायवादी की अवधारणा इन्होंने दी, और प्रवासिता के सिद्धांत, ये वन लाइनर में है, ज़्यादा यहाँ से डेप्थ से नहीं पूछेगा। ठीक, तो शॉर्ट में इन्होंने क्या क्या चीज़ें दी? एक तो मूल्यों का समाजशास्त्र दिया, 2 प्रकार के मूल्य बताए, साधन मूल्य और साध्य मूल्य। साधन मूल्य वे हैं जो कि हम भौतिकतावादी सुखों को प्राप्त करने के लिए करते हैं, साध्य मूल्य वे हैं जो कि अंतिम लक्ष्य यानी मोक्ष की तरफ हमें लेकर के जाते हैं। फिर इन्होंने समाज के एक सामान्य सिद्धांत निर्माण की बात करी, सोशल इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया, बहुआयामी पद्धति
इसका प्रयोग इन्होंने किया और कहा कि बहुआयामी पद्धति के द्वारा सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करना चाहिए। ग्रामीण संप्रदायवाद की अवधारणा दी और प्रवासिता का सिद्धांत दिया। ठीक, तो इतना इतना यदि आप याद कर लेते हैं, प्लस ये जो 2 डेफिनेशन मैंने अभी बताई हैं इनको, तो लगभग आपका राधा कमल मुखर्जी कंप्लीट हो जाएंगे। इससे ज़्यादा इससे बाहर का नहीं पूछेगा। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए, फिर उसके बाद नोट कर लीजिए, उसके बाद अच्छे से आप इसकी प्रैक्टिस करिए। और ऐसे ही अगर आप इसको रेगुलर कंटिन्यू करते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से पढ़ते रहिए और ऐसे ही अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।